हेलो एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हम नेट के जो सॉल्यूशन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसी वीडियो के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो नेट का सर्वाइवल पेपर था उसके क्वेश्चन हम देख रहे थे। स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन हो गए थे, फोर्थ हमारा ये क्वेश्चन है। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 giga electron volt per c square and its antiparticle both moving with a same speed v produce a new particle x of mass 10 giga electron volt per c square in a head-on collision. The minimum value of the v required for this process is closest to। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल s है और उसका एक एंटी पार्टिकल s बार है। दोनों सेम वेलोसिटी v से एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और दोनों के जो हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, यानी कि सम्मुख टक्कर, जो हिंदी में अगर बोले तो हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, उससे जो पार्टिकल बन रहा है दैट इज एक्स पार्टिकल, उसकी हमें एनर्जी गिवन है कि 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी एनर्जी है। तो इस पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी v है, ये हमें क्या करना है, निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यूज करेंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा, पार्टिकल एस के लिए E1, पार्टिकल एस बार के लिए E2, दोनों का एनर्जी जो आएगा उनका सम जो है वो E3 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसका और इसका दोनों का वेलोसिटी सेम है, रेस्ट मास भी दोनों का सेम है। ठीक है, तो क्या होगा, साथ में अपॉन में सी स्क्वायर, तो दोनों की एनर्जी E जो है वो सेम हो जाएगी एंड E3 जो है उसका रेस्ट मास डिफरेंट है। और वेलोसिटी हम मान के चल रहे हैं कि इसको एट रेस्ट में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास केवल क्या होगी, रेस्ट मास एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू 4। ठीक है, अब दोनों पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं तो E1 प्लस E2, और दोनों E1 और E2 बराबर है तो ट्वाइस ऑफ E2 E हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ E लेके चलेंगे तो ट्वाइस ऑफ E, और E क्या है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। एम नॉट का वैल्यू हमें 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, और साथ में यहाँ पे है सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी की पावर 4, और साथ में एक स्क्वायर यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल अप हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में है हमारे E3, E3 क्या हो जाएगा, 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इस 2 को हटा देते हैं अपन और डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो 10 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 10/2 दैट इज 5, और ये 2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ अपने स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने से ये बन जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। इधर 2 10 कैंसिल होएगा तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल अप हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बच जाएगा क्या, ये वाली टर्म आ गई हमारे पास। अभी एम नोट का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सी स्क्वायर अंदर है और पावर 2 बाहर है, तो ये बाहर वाले C4 से कैंसिल अप हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यहाँ से 1 को उठा के हम इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ लाने पे क्या हो जाएगा, 25 जो है उससे माइनस हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 25 माइनस 1 दैट इज 24, 24 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर, पी का मतलब हो गया मोमेंटम और सी एज इट इज
स्पीड ऑफ लाइट। और p को हम लिख सकते हैं p बराबर mv। पर ध्यान रहे यहाँ पर अभी जो हम m लेके चल रहे हैं वो एक डायनामिक मास है, ना कि रेस्ट मास है। ठीक है, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 24। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा एम वी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 24। ठीक है, एम बताई दे कि डायनामिक मास है, अपन रेस्ट मास लेके नहीं चलेंगे, ये डायनामिक मास है। तो डायनामिक मास क्या होता है, एम इक्वल्स टू एम नोट अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एंड साथ में वी सी चल रहा ही था, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। ठीक है, तो यहाँ पे एम नोट का वैल्यू पुट कर देंगे 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। देन एक सी से क्या हो जाएगा, ये वाला सी कैंसिल अप हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा केवल वी बाई सी, और ये बच गया, नीचे वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, तो इससे आगे यहाँ सॉल्व किया हुआ है कि वी बाई सी, इसको हमने उठा के 24 के पास में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 24 स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने से आ जाएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 24 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 24 डिवाइडेड बाई 25c, और जिसका मतलब हो गया हमारा 0.98c के इक्वल आ जाएगा इसकी मिनिमम वेलोसिटी जो हमें रिक्वायर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल थ्रोन विद स्पीड v फ्रॉम द अर्थ सरफेस अटेन्स ए मैक्सिमम हाइट h measured from the surface of earth. Velocity v is half of the escape velocity and radius, सॉरी r denote the radius of earth। ठीक है, तो हमने ले लिया कोई सरफेस, यहाँ पे ये अर्थ का सरफेस है, और यहाँ से पार्टिकल को फेंका गया है ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लिया अर्थ का सेंटर, और इससे ये r हाइट पे है, यानी कि जो इसके रेडियस है r, तो ये सरफेस पे तो कितना हो गया, r हाइट पे हो गया, कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, ये हमारी कंडीशन दी हुई है। तो पहले बात करते हैं कि हमें एस्केप वेलोसिटी की हाफ, यानी कि वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वी एस्केप डिवाइडेड बाई 2। वी एस्केप क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी आर, और उसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इस पार्टिकल की वेलोसिटी से फेंका गया है वो वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी आर डिवाइडेड बाई 2। अब जी क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो जी को भी पुट कर देते हैं। जी को पुट करने के बाद में क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पुट किया, आर से आर कैंसल, तो बन गया स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन 2 आर। ये हमारे पास फाइनली वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। अब यूज करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का, कि इनिशियल पॉइंट है हमारा अर्थ की सरफेस पे और फाइनल पॉइंट है किसी हाइट एच पे, दोनों के बीच में एनर्जी जो है हम कंजर्वेशन का लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी वी वेलोसिटी फेंका गया है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और ये अर्थ की सरफेस पे है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर। तो यहाँ लिख दिया हमने हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस जी एम एम अपॉन आर, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब एफ फाइनल पॉइंट पे बात करते हैं, हाइट एच पे। तो एच तक इसने बोला है कि मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, दैट मीन्स यहाँ पे फाइनल जाते जाते वेलोसिटी जीरो हो गया, और वेलोसिटी जीरो हो गया इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। और इतनी हाइट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच। इतनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी अटेन हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हमारे पास फाइनली एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ से पक्षांतरण करके इधर ले आते हैं, दैट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। और यहाँ पे वेलोसिटी v का वैल्यू इक्वेशन 1 से हम पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हाफ एम जी एम अपॉन 2 आर। ओके, इसका रूट था वो हट जाएगा स्क्वायर होने के बाद,
अब यहाँ से GMM तीनों जगह से कट जाएगा, तो फाइनल टर्म बच जाएगी हमारे पास 1/4R यहाँ बच जाएगा, 1/R यहाँ बच जाएगा, -1/R+H यहाँ बच जाएगा। तो अपन वज्र गुणा करते हैं, इसको उठा के इधर, सॉरी पक्षांतरण करते हैं, इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर। दैट मीन्स ये बन जाएगा 1/R+H इक्वल्स टू 1/R माइनस 1/4R। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में हमें मिलेगा 1/R+H इक्वल्स टू 3/4R। यहाँ से R कॉमन लिया, ये बन जाएगा 1+H/R, और इस R से ये सामने वाला R जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर वज्र गुणा कर लेते हैं हम। तो वज्र गुणा करने में मिलेगा 1+H/R इक्वल्स टू 4/3, और H/R इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/3, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो फाइनल रिजल्ट मिलता है अपन को H/R इक्वल्स टू 1/3, ये फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडक्टिंग वायर इन द शेप ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन द XY plane with its center at the origin. A bar magnet moves with the constant velocity toward the wire along the z-axis as shown in the figure below. यानी कि क्या बोल रहा है कि एक ये क्या है, हमारे पास मैग्नेट है, और एक ये है सर्कुलर लूप है हमारे पास। तो ये मैग्नेट जो है वो मूव कर रहा है इस लूप की तरफ, और ऑब्जर्वर है वो यहाँ है। ठीक है, आगे चलते हैं। वी टेक एट टाइम t बराबर 0 to be the instant at which midpoint of the magnet is at the center of the wire। यानी कि टाइम t बराबर 0 पे ये कहाँ है, मैग्नेट यहाँ पर है। मैग्नेट का जो मिड पॉइंट है ये वाला, वो है इसके सेंटर पे। एंड द इंड्यूस्ड करंट टू बी पॉजिटिव व्हेन इट इज काउंटर क्लॉकवाइज as viewed by the observer facing the loop, and the incoming magnet for the एंड द इनकमिंग मैग्नेट। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर है, इसके लिए मैग्नेट कैसा होगा, इसकी तरफ आता हुआ शो होगा कि इसकी तरफ आ रहा है। एंड एट दैट कंडीशन इसको जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज फील होगा, ये इसने बोला है। ओके, तो हमें क्या करना है इसके अंदर, इन दिस कन्वेंशन द बेस्ट स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन of the induced current I of t as function of t is, हमें क्या करना है, induced current t फाइंड आउट करना है। induced current की डेफिनेशन देखें हम कि क्या होती है, कि कोई भी अगर लूप हमारे पास है, उसको अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो उसमें क्या होता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो वही फिनोमेना यहाँ अप्लाई हो रहा है। देखते हैं क्या होता है जब इनिशियली एक चुंबक इससे दूर रहेगा, अभी हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल बात करते हैं। जब ये इससे दूर रहेगा लूप से, तो लूप के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होएगा, लेकिन जैसे जैसे लूप के पास आते जाएंगे करंट फ्लो होना शुरू होएगा। अब वही इसने बताया है कि जो ऑब्जर्वर है, इधर इधर खड़ा हुआ जो ऑब्जर्वर है, उससे जब ये इसके पास में आ रहा होगा तो इसको करंट जो है वो क्या मिल रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज फील हो रहा है। कब तक, जब इसका ये मिड पॉइंट है वो जो लूप है उसके मिड पॉइंट तक है, मिड पॉइंट पर है, तब ये काउंटर क्लॉकवाइज करंट इसको शो हो रहा है। अब बात करते हैं कि जब ये वाला पार्ट क्रॉस करेगा, किसको, इस लूप को क्रॉस करेगा, तब क्या सिचुएशन रहेगी। तो यहाँ देखते हैं हम, ये हमारा मैग्नेट है, इसका ये वाला पार्ट है वो बाहर निकल चुका है, नॉर्थ पोल जो है, और साउथ पोल जो है वो निकलना बाकी है, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है। ठीक है, क्योंकि अभी जो मिड पॉइंट है वो सेंटर पे रखा हुआ है, दैट मीन्स जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कंडीशन में क्या है, मैक्सिमम है।
इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे जैसे इसको लूप को क्रॉस करेगा, ये इस तरफ वेलोसिटी v से जा रहा है, तो जैसे जैसे लूप को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो उससे क्या मिलेगा हमें, इंड्यूस करंट मिलेगा। वो इस तरीके से मिलेगा जो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है उसको ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इस तरीके से जो है हमारा ये इंड्यूस करंट है वो फ्लो होएगा। दैट मीन्स अभी करंट इसको फ्लो हो रहा है इस तरफ, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन जैसे ही साउथ पोल यहाँ से एग्जिट करना शुरू करेगा, इसका जो मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि इसमें करंट प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज, एंड वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन रखेगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर स्टार्टिंग में करंट फ्लो हो रहा है, जो पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिवली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो नेगेटिवली फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो स्कीमेटिक में ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देगा। और ये कब तक होगा, जब तक ये साउथ पोल इसको क्रॉस करेगा तब तक ये करंट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m is in a one dimensional infinite box of length L extending from 0 to L when it is in the energy state labeled by n equals to 1 to 3. The probability of finding it in the interval 0 to L by 8 is 1 by 8. ठीक है, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच इट इज पॉसिबल, ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जिसकी लेंथ है l, एंड आगे बोला इसने कि एनर्जी आइगन स्टेट है जो कि लेबल्ड बाई एन है, एंड पूछा इसने है हमसे कि 0 से एल बाई 8 के अंदर प्रोबेबिलिटी है फाइंड 1 बाई 8 की। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन क्या पॉसिबल है, यानी कि स्टेट कौन सी होगी, ये हमें इसने पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो कंडीशन दी है उसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल दी हुई है, और उसके लिए हमें सॉल्यूशंस पता है कि पहले से क्या होता है। सिंस 0 से लेके एल तक एक्सटेंडेड है, तो इसका हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं। इसका रूट ऑफ 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये इस इन्फिनिट वेल का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसने बोला है हमसे कि 0 से एल बाई 8 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है 1 बाई 8। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, साई स्टार साई डी एक्स, ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। क्योंकि फंक्शन पहले से नॉर्मलाइज है तो इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। कंडीशन अप्लाई करेंगे 0 से एल बाई 8 के बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 2 बाई एल था तो इसका 2 बाई एल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल डी एक्स। इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर को सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर को अपन कॉस 2x की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो इस तरीके से लिख देंगे अपन, एल माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल और डिवाइडेड बाई 2। फाइनली सॉल्व करेंगे हम, तो ये मिल जाएगा क्या, 2 आपस में कैंसिल, 1 बाई एल एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2 एन पाई एक्स का साइन हो जाएगा। फिर उस पर हम कर देंगे लिमिट अप्लाई 0 टू एल बाई 8। तो 0 पर तो ये दोनों 0 हो जाएंगे,
बचा L/8, तो L/8 का हम देख लेते हैं। L/8 से x की जगह रखेंगे तो L/8 रहेगा, और L/8 को यहाँ रखेंगे क्या, sin 2n पाई x की जगह, तो ये क्या बनेगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 8 कैंसिल होगा तो n पाई बाई 4 ये बन जाएगा। ठीक है, n पाई बाई 4 ये बन गया। साथ में इंटीग्रेशन किया था तो L/2n पाई साथ में चल रहा था। यहाँ से देखेंगे तो L कैंसिल हो रहा है, तो L कैंसिल कर दिया यहाँ से, 1/8 माइनस 1/2n पाई साइन n पाई बाई 4। फाइनली इतना हमारे पास आ रहा है। यहाँ से ये भी कैंसिल अप हो गया, तो इसको भी कैंसिल कर दो। फाइनल बच रहा है हमारे पास ये कि साइन n पाई बाई 4 इक्वल्स टू 0। तो n का वैल्यू क्या होएगा यहाँ से, ये हमें निकालना है। तो साइन 0 कब हो सकता है, जब साइन का वैल्यू m पाई हो, यानी कि या तो 0 हो या पाई हो या 2 पाई हो, तभी साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा n पाई बाई 4 इक्वल्स टू m पाई, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 4m। तो मिनिमम m हमारे पास आ जाएगा 4। m इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं 0 1 2 ऐसे। तो यहाँ पे अपने पास n इक्वल्स तो 0 मिलेगा, जो कि होता ही नहीं है, तो m इक्वल्स टू 0 को अपन अलाउ नहीं करेंगे। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा m इक्वल्स टू 1 2 3, तो 1 रखेंगे तो ये मिनिमम m n 4 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते, ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स emitting radiation with a certain frequency moves with a velocity v away from a stationary observer A। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है लाइट का, और वो रेडिएशन इमिट कर रहा है। ये हमने ले लिया कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, तो लाइट इमिट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जर्वर है हमारा, जो कि क्या है, स्टेशनरी है। और एक ऑब्जर्वर हमारा ए जो है इधर है, ऑब्जर्वर बी जो है इधर है। पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार। With certain frequency moves with a velocity v away from stationary observer A. It is moving towards another observer B, also at rest। यानी कि B भी रेस्ट में है और स्टेशनरी ऑब्जर्वर A यानी कि A भी रेस्ट में है। Along a line joining the two, यानी कि ये वाला ऑब्जर्वर A हो गया, ये वाला ऑब्जर्वर B हो गया, इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्या करना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन रिकॉर्डेड बाय ए एंड बी आर न्यू ए एंड न्यू बी respectively. The ratio of nu A and nu B equals to 7. Then the value of V by C ये हमें निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट का। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट के फॉर्मूला जो है हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। कि अगर कोई भी लाइट सोर्स है, ठीक है, कोई भी लाइट सोर्स है, अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये लाइट सोर्स है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होगी। सामने वाला है उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिखेगी, और पीछे वाला है उसको कम फ्रीक्वेंसी दिखेगी। या ये सब जो डिसाइड होगा वो इस फॉर्मूले से होता है, दैट इज न्यू इक्वल्स टू न्यू एस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी। ये हमारा फॉर्मूला होता है।
और अगर यदि ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो हम यहाँ पर जो v लिखा हुआ है उसको प्लस लेके चलते हैं। और अगर ये ऑब्जर्वर के पास में आ रहा है तो यहाँ जो v लिखा हुआ है उसको हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दोनों ही कंडीशन है कि a से तो क्या है कि दूर जा रहा है और b की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी फॉर ए, न्यू के लिए क्या मतलब ए के लिए क्या फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, दैट इज न्यू ए इक्वल्स टू न्यू एस 1 - v/c/1 + v/c। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या लिया है, टेक v पॉजिटिव, यहाँ पे अपन ने v को पॉजिटिव लिया है क्योंकि इससे दूर जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, इसके इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ v क्या हो जाएगा, नेगेटिव लेंगे हम। v को नेगेटिव लिया तो क्या बन जाएगा, न्यू बी इक्वल्स टू न्यू एस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, पहले माइनस था, 1 + v/c, और अपॉन में आ जाएगा 1 - v/c जो कि पहले प्लस था। ठीक है, इतना हो जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो लेना है। गिवन है हमारे पास कि न्यू ए रेशियो न्यू बी गिवन है 7, तो न्यू ए सॉरी न्यू बी रेशियो न्यू ए, न्यू बी रेशियो न्यू ए निकाल लेंगे हम, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा 1 + v/c -1/v/c का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 - v/c डिवाइडेड बाई 1 + v/c का स्क्वायर रूट। अब देखें तो ये वाली टर्म हो रही है इससे मल्टीप्लाई और ये वाली टर्म हो रही है इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल होल स्क्वायर बन जाएगा 1 + v/c, और 1/1 - v/c इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर रूट क्या है, कैंसिल अप हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 + v/c अपॉन 1/c का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो ये कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर, तो फाइनल टर्म बन गई ये। यहाँ से हमको निकालना है वी रेशो सी, तो वी रेशो सी यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, इसको उठा के ले जाएंगे इधर इसके पास, तो ये बन जाएगा 7 - 7 वी/सी, इसको उठा के इधर ले आएंगे 7 v/c को, तो ये बन जाएगा 8 v/c, और इस वाले 1 को उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, 7 - 1 यानी कि 6 बन जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, 8 v/c इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ से v/c क्या आ जाएगा, v/c इक्वल्स टू 6/8 दैट इज 3/4, तो v/c आ जाएगा 3/4। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली with arbitrary accuracy of a quantum particle in 3 dimension। ठीक है, तो इसमें इसने बोला है कि कौन सी दो क्वांटिटी है जिनको हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, यानी कि एक समय पे मापन नहीं कर सकते, ये हमें निकालना है। तो मेज इसकी कंडीशन क्या है हमारे पास, कि कोई भी दो क्वांटिटीज है, जैसे कि हमारा हो गया हैमिल्टोनियन हो गया और साथ में हो गया पी एक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनका कम्यूटेशन रिलेशन अगर जीरो आता है, दैट मीन्स ये दोनों साइमल्टेनियसली मेजरेबल है, और अगर इनका कम्यूटेशन जीरो नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली मेजरेबल नहीं है। तो अगर एच की जगह हमने रख दिया px²/2m प्लस वी ऑफ एक्स और साथ में px, तो ये क्या बन जाएगा, px और इसका तो क्या बन जाएगा जीरो, px का px के साथ में जीरो बनेगा,
अब बचेगा क्या, v ऑफ x कॉमा पी एक्स। तो इससे जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास, वो डिसाइड करेगा कि अगर ये 0 है तो ये साइमल्टेनियसली मेजर हो जाएंगे, अगर 0 नहीं है तो ये साइमल्टेनियसली मेजर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर v ऑफ x में x पी एक्स लेकर चले हम, तो इसका रिजल्ट आता है आयोटा एच क्रॉस, जो कि 0 नहीं है, इनको हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। ये हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है कि x और पी एक्स जो है दोनों में कम्यूटेशन से आता है आई एच क्रॉस, तो इतनी अनसर्टेनिटी दिखाएगा, दैट्स वाई ये साइमल्टेनियसली मेजर नहीं हो सकते। अगर x मेजर करेंगे तो px में वेरिएशन मिलेगा, और अगर px मेजर कर लिया तो x में वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो जो क्वांटिटीज दी हुई है उनको अपन सेपरेटली चेक कर लेंगे। जिसके लिए 0 आएगा वो सारी क्या हो जाएगी, मेजरेबल हो जाएगी साइमल्टेनियसली, और जिसके लिए 0 नहीं आएगा वो क्या होगी, साइमल्टेनियसली मेजरेबल नहीं होगी। तो ऐसे ही लेके चलते हैं आर स्क्वायर और एल जेड को। तो आर स्क्वायर और एल जेड का 0 आएगा, पी एक्स और एल एक्स है, तो एल एक्स में क्या होता है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, तो इससे इसका वैल्यू आएगा क्या, पी एक्स का पी जेड के साथ करो, और पी एक्स का पी वाई के साथ करो, साथ में वाई और जेड के साथ में करेंगे, तो इसका वैल्यू भी 0 आएगा। ठीक है, अब बाकी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें याद होता है कि पी एक्स और एल एक्स का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो हमेशा 0 होता है। ओके, तो ये हमेशा 0 ही आएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे हम। और नेक्स्ट है हमारा y और एल जेड का, y एल जेड, इसका रिजल्ट आता है माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये भी हम याद रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें मिल गया कि ये कभी 0 नहीं होगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। पी स्क्वायर और एल स्क्वायर कहीं ना कहीं आगे जाके ये 0 होते हैं, इनको अगर अपन कैलकुलेट करें, जो कि मैंने यहाँ ट्राई किया है, तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन, लेकिन फाइनली आएगा इसका ये कि 0 आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो केवल एक ही ऑप्शन बचेगा ये वाला, क्योंकि इसमें ये कम्यूटेशन रिलेशन 0 नहीं होगा, दैट मीन्स ये साइमल्टेनियसली मेजर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a vector potential of an almost point like magnetic dipole located at the origin is a vector where r, theta, phi denote the spherical polar coordinates and phi cap is the unit vector along phi. A particle of mass m and charge q moving in the equatorial plane of the dipole starts at time t equals to 0 with an initial speed v equals to 0 and an impact parameter b. Instantaneous speed at the point is closest